पॉल और आइरिस जो एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे, उन्हीं के दमकते इश्क से इस अविस्मरणीय दास्तान का आगाज हुआ। पॉल ने आइरिस के लिए एक अनोखे उपहार की तरकीब सोची और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उत्साह से भरी प्रत्याशा में उसे अपने साथ ले चला। और क्या आप जानते हैं कि वो उसे कहाँ लेकर गया? उस भव्य और लुभावने स्काई व्यू टावर के यादगार उद्घाटन समारोह में। जिस क्षण उसने उसकी आंखों से पट्टी खोली, आइरिस विस्मय से स्तब्ध रह गई और उसकी निगाहों में केवल असीम आश्चर्य समाया हुआ था। जब उन्होंने हाथ थामे भीतर कदम रखा तो विश्वास कीजिए, वहां का वातावरण पूरी तरह से उत्साह और उमंग से लबरेज था। परंतु लोगों का हुजूम देखकर आइरिस के कदम एक क्षण के लिए सहम कर रुक गए। पॉल ने उसे अपने स्नेहपूर्ण अंदाज से आश्वस्त किया, जिसके बाद वे दोनों बाकियों के साथ लिफ्ट में प्रविष्ट हो गए। और फिर मित्रों, एक दिल कंपा देने वाला वाकया पेश आया, जब ऊपर की ओर बढ़ने से ऐन पहले लिफ्ट क्षण भर के लिए ठहर गई। ये एक अशुभ संकेत था, भविष्य में आने वाले संकट की एक मूक चेतावनी। किंतु उन्होंने इसे अनदेखा करने का निश्चय किया, क्योंकि वे उस संध्या के जादू में पूर्ण रूप से मग्न थे। वो मीनार स्वयं में वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण थी, जो पूरी 150 मीटर की ऊंचाई पर गर्व से खड़ी थी। जब आइरिस को ज्ञात हुआ कि ये 5 महीने पहले ही निर्मित हुआ था, तो उसके हृदय में एक अनजाना सा भय व्याप्त हो गया। एक बार शिखर पर पहुंचने के उपरांत वहां का दृश्य इतना मनमोहक था कि किसी का भी दम थम जाए। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका आरक्षण तो था ही नहीं, क्योंकि उद्घाटन के लिए उस स्थल पर क्षमता से कहीं ज्यादा बुकिंग कर ली गई थी। परिस्थिति तब और गंभीर हो गई जब ये पता चला कि उनके मित्र जेक को, जिसने बुकिंग की थी, उसी प्रातः नौकरी से निष्कासित कर दिया गया था। जब पॉल कोई समाधान खोज रहा था, तभी आइरिस को अकस्मात तीव्र बेचैनी हुई और वो कांच की सतह से पीछे हट गई। पॉल ने अनुमान लगाया कि ये ऊंचाई का भय है, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहन और चकित करने वाली थी। वो तो केवल अचंभित थी, क्योंकि उसने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी ऊंचाई का अनुभव कभी नहीं किया था। उसने पॉल से व्यक्त किया कि ये रात केवल इसलिए इतनी मनमोहक है क्योंकि वो उसके संग है। सोचिए तो, कितनी मधुर, कितनी प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति की ये। एक सुंदर गुलाब को सहेजते हुए उसकी उंगली में एक शूल धंस गया और लहू की वो छोटी सी बूंद किसी कारणवश अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही थी। जैसे ही पॉल मुफ्त की शैंपेन लाने के लिए गया, आइरिस ने बाहर दृष्टि डाली और उस मीनार की हृदय कंपा देने वाली ऊंचाई का अनुभव किया। उसे चक्कर आने का आभास हुआ और वो एक विचित्र घबराहट के साथ विश्राम कक्ष की ओर बढ़ चली। भीतर एक सहृदय महिला उसके समीप आई और उसने एक ऐसा स्तब्धकारी प्रश्न पूछा कि वह कितने माह की गर्भवती है। आइरिस ने अंततः ये स्वीकार किया कि वो लगभग 1 या 2 माह की गर्भवती है और उसने अभी तक पॉल को ये समाचार नहीं दिया था। उस महिला ने उसे एक अत्यंत सुंदर परामर्श दिया और कहा कि सच्चा प्रेम ऐसे चमत्कार को कभी नहीं त्यागेगा। जब वो बाहर निकली तो पॉल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसे ताजी हवा के लिए बिल्कुल शीर्ष तल पर ले गया। दोनों के पास एक दूसरे को सुनाने के लिए विस्मित कर देने वाली खुशखबरी थी, लेकिन एक विचित्र ध्वनि ने उनकी बातचीत में बाधा डाल दी। कोई एक नन्हे बालक को सिक्के उछालने पर डांट रहा था और उसे इससे होने वाले संभावित खतरे के विषय में चेतावनी दे रहा था। और फिर जो हुआ, उस अद्भुत क्षण में पॉल एक घुटने पर बैठा और उसने आइरिस के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। हर्ष के अश्रुओं के बीच उसने अपनी सहमति दी और फिर ये खुशखबरी सुनाई कि वो उनके शिशु को जन्म देने वाली है। उनकी प्रसन्नता इतनी निश्चल और प्रखर थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उनके साथ उत्सव मना रहा हो। इसी दौरान उस छोटे बालक ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और एक सिक्का उछाला जो सीधे एक पंखे में जाके फंस गया। और बस इसी एक कृत्य ने एक ऐसी विनाशकारी श्रृंखला को जन्म दे दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
जब वो आनंदित जोड़ा नृत्य कर रहा था, इस सब से सर्वथा अनभिज्ञ तब बोल्ट ढीले पड़ने लगे और कांच चटकना आरंभ हो गया। एक हृदय विदारक धमाके के साथ संपूर्ण ढांचा ढह गया और कई लोग अपनी मृत्यु की ओर नीचे गिरने लगे। ये अभियांत्रिकी की एक भयावह चूक और नियति का एक अत्यंत क्रूर उपहास था। पॉल ने वीरतापूर्वक कांच के एक खंड को पकड़ लिया, किंतु वह उसका भार नहीं सह सका और वह आइरिस की आंखों के ठीक समक्ष नीचे जा गिरा। उसके मुख पर आघात और पीड़ा के जो भाव थे वे हृदय को चीर देने वाले थे और वो बस एक प्रतिमा की भांति जड़ खड़ी रह गई। रसोई में अग्नि प्रज्वलित होने पर चारों ओर आतंक फैल गया और अब पलायन का कोई मार्ग शेष नहीं था। पूरा मंच धमाकों के साथ फटने लगा और विध्वंस के एक भीषण मंजर में बिखरने लगा। प्राण बचाने की व्याकुल चेष्टा में क्षमता से अधिक लोग लिफ्ट में समा गए, जिसके फलस्वरूप वो एक धधकते गोले में परिवर्तित होकर विस्फोट कर गई। किसी अकल्पनीय चमत्कार से आइरिस किसी प्रकार लटकी रही, जबकि अन्य लोग वायु में संकटपूर्ण ढंग से झूल रहे थे। फिर वो सिक्का नीचे एक पियानो पर जाकर टकराया, जिससे लटके हुए शेष सभी लोग भी नीचे गिर गए। जिस नन्हे बालक ने सिक्का उछाला था वो प्रारंभिक गिरावट से बच गया था, लेकिन अंततः उसी पियानो के नीचे कुचलकर मारा गया और वो सिक्का इस संपूर्ण विनाश का कारक बड़ी निर्दोषता से नीचे जल में समा गया। आइरिस उस मलबे में अकेली बची थी, लेकिन उसने एक बच्चे की सहायता की पुकार सुनी और उसे बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। अंततः उसकी सगाई की अंगूठी ने उन्हें बस कुछ क्षणों के लिए संभाले रखा और फिर वे दोनों ही नीचे गिर गए। लेकिन ठहरिए, सबसे चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन तो अभी शेष था मेरे मित्रों। वो संपूर्ण त्रासद घटना वास्तव में स्टेफनी नामक एक युवती का बार बार दोहराया जाने वाला एक भयावह दुस्वप्न था। और आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी दादी का नाम भी आइरिस था, ठीक उसके स्वप्न वाली महिला के नाम जैसा। स्टेफनी को एक गहरा अलौकिक संबंध महसूस हुआ। उसे विश्वास हो गया कि ये स्वप्न उसके अतीत का रहस्य खोलने का एक संकेत है। उसने साहसपूर्वक जांच करने का निर्णय लिया, लेकिन उसके परिवार ने उसकी दादी के बारे में एक व्यथित करने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने सूचित किया कि उसके दादा के देहांत के पश्चात आइरिस पर मृत्यु का जुनून सवार हो गया था और उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया था। यहाँ तक कि वो उन्हें भयावह चित्रों के साथ परेशान करने वाले पत्र भी भेजती थीं, जिसने उन्हें घर बदलने पर विवश कर दिया। फिर भी स्टेफनी ने अपनी गहन अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास किया और अपनी दादी को ढूंढ निकाला, जो अब एक एकांतवासी एक वृद्ध महिला बन चुकी थी। और तब आइरिस ने सबसे विस्मयकारी रहस्य खोला। वो भयावह सपना वास्तव में एक सच्चा पूर्वाभास था, जो उसे वर्षों पूर्व हुआ था। उसने वास्तव में उस रात्रि स्काईव्यू में आने वाले आपदा के बारे में सबको सचेत करके प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाया था। किंतु जैसा कि उसने सिहरन पैदा कर देने वाले ढंग से बताया, मृत्यु को छला जाना कदापि प्रिय नहीं है। वो लौट आई और एक एक करके उन सभी लोगों के प्राण लेने लगी जिन्हें उस रात मरना नियत था। इसमें उसका प्रिय पॉल भी सम्मिलित था, जो वास्तव में स्टेफनी का अपना दादा था। आइरिस ने समझाया कि उसने अपना संपूर्ण जीवन मृत्यु की योजना को समझने और उससे बचने के उपाय सीखने में व्यतीत कर दिया था। उसके पास एक पुस्तक थी जो इस खौफनाक घटना पर की गई उसकी जीवन भर की खोज से परिपूर्ण थी। स्टेफनी को अब ये स्वप्न इसलिए आ रहे थे क्योंकि आइरिस कैंसर के कारण दुर्बल हो रही थी और उसका सुरक्षा कवच क्षीण हो रहा था। आइरिस ने स्टेफनी से रुकने और उससे सीखने का आग्रह किया, लेकिन स्टेफनी को ये सब अविश्वसनीय लगा और उसने वहां से जाने का प्रयास किया। अपने बलिदान के अंतिम कार्य में आइरिस स्टेफनी को पुस्तक देने के लिए अपने सुरक्षित आश्रय से बाहर निकली और मृत्यु ने तत्काल उसे अपना ग्रास बना लिया। स्टेफनी ने इस दुखद घटना को अपनी आंखों से देखा और अंततः वो उस भयानक सत्य को समझ गई।
आइरिस की स्मृति में आयोजित सभा में स्टेफनी ने अपने परिजनों को सचेत करने का प्रयास किया कि मृत्यु अब उन जीवित बचे लोगों के वंशजों की ओर बढ़ रही है। उनके संपूर्ण परिवार का तो कभी अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था और अब मृत्यु अपना हिसाब चुकता कर रही थी। सर्वप्रथम उनके अंकल हॉवर्ड की मृत्यु हुई एक ऐसे विचित्र हादसे में जो महज एक संयोग होने के लिए बहुत ज्यादा सुनियोजित था। स्टेफनी ने आइरिस की पुस्तक का उपयोग करके उस पद्धति को समझा और जान गई कि मृत्यु उन्हें आयु के अनुसार लक्षित कर रही थी। उसने भविष्यवाणी की कि अगला क्रमांक उसकी चचेरी बहन जूलिया का होगा, लेकिन तभी एक स्तब्धकारी तथ्य सामने आया। उसका दूसरा चचेरा भाई एरिक, जिसे सर्वप्रथम मरना था, अपने टैटू पार्लर में एक भीषण आगजनी से बच निकला था। फिर जैसे ही वो अपने अमरत्व की डींगे हाँक रहा था, जूलिया का एक कचरे के ट्रक से जुड़ा एक भयावह अंत हो गया। तब ये उजागर हुआ कि एरिक को गोद लिया गया था, इसलिए वो उस सूची में था ही नहीं और स्टेफनी की भविष्यवाणी दुखद रूप से सटीक सिद्ध हुई थी। अब पूरा परिवार बुरी तरह से भयभीत था और इस प्राणघातक क्रम को तोड़ने का कोई उपाय खोज रहा था। उन्होंने विलियम को ढूंढ निकाला, वही छोटा बालक जिसे आइरिस ने वर्षों पहले स्काई व्यू से बचाया था। उसने उन्हें बताया कि मृत्यु को धोखा देने के केवल दो ही मार्ग हैं, या तो किसी की जान ले लो या फिर मरकर पुनर्जीवित हो जाओ। निराश होकर एरिक ने एक विचित्र योजना बनाई ताकि उसके चचेरे भाई बॉबी को एक प्राणघातक एलर्जी हो जाए और फिर वो उसे पुनर्जीवित कर दे। ये योजना अत्यंत बुरी तरह से विफल हो गई और एक विकिरण कक्ष में एक खौफनाक घटना के दौरान एरिक और बॉबी दोनों मारे गए। उनकी मृत्यु इतनी आकस्मिक और अंतिम थी कि हर कोई पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। अब एकमात्र आशा आइरिस का वो सुदृढ़ कैबिन बचा था, वही स्थान जहां वो इतने लंबे समय तक सुरक्षित रही थी। लेकिन जैसे ही स्टेफनी की माँ और भाई भीतर प्रवेश करने वाले थे, पूरा कैबिन एक विशाल अग्नि गोले में परिवर्तित होकर फट गया। स्टेफनी की माँ की तत्काल मृत्यु हो गई और स्टेफनी जल में जा गिरी, अपनी कार की सीट में फंसी हुई डूबने लगीं। उसे अंधकार में विलीन होते देखना ये एक हृदय कंपा देने वाला क्षण था। अविश्वसनीय साहस और प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उसके भाई चार्ली ने उसे बचाया और उसकी सांसें लौटाने का प्रयास किया। उसने सांस ली, वो जीवित थी और उन्हें लगा कि वे सफल हो गए हैं और उन्होंने अंततः उस चक्र को भंग कर दिया है। स्टेफनी मृत्यु का अनुभव कर वापस आ गई थी, वही एकमात्र कृत्य जो सच्ची मुक्ति दिलाने वाला था। कुछ दिनों पश्चात वे एक क्षीण सी आशा के साथ अपने जीवन को पुनः संवारने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तभी सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य उजागर हुआ। स्टेफनी का हृदय कभी सच में धड़कना बंद ही नहीं हुआ था। वो तो केवल अचेत हुई थी, जिसका अर्थ था कि वो चक्र कभी कभी भी नहीं टूटा था। और अंत के उस रूह कंपा देने वाले दृश्य में ट्रेन की पटरी पर पड़े एक अकेले सिक्के ने एक भीषण रेल दुर्घटना को जन्म दिया। ट्रेन का डिब्बा सीधे स्टेफनी और चार्ली के ऊपर आ गिरा और एक क्षण में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ये एक ऐसी गाथा का सर्वाधिक दुखद और अपरिहार्य अंत है जो आपको सदैव हमेशा के लिए झकझोरता रहेगा।